सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह आज आपको पाठ 2 वारिस कौन यह पाठ का अध्ययन करवाऊंगी, जिसकी लेखिका है विभा रानी। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वारिस का अर्थ क्या होता है। वारिस का अर्थ होता है हकदार, अर्थात आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोग जब बूढ़े हो जाते थे तो उनका जो भी उनके पास में संपत्ति होती थी वह सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते थे। तो उसे ही कहते हैं वारिस, कि आगे उनकी परंपरा चलाने वाला, उनकी संपत्ति का देखभाल करने वाला, उसे वारिस कहा जाता है। परिचय देखेंगे विभा रानी जी का। जन्म हुआ 1959 मधुबनी में। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुआयामी का मतलब होता है कि वे हर क्षेत्र में वह अपना कार्य करती थी, जैसे कि कहानी लिखना, गीत लिखना, अनुवाद करना। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में वह आसानी से अनुवाद कर लेती थी। लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उन्होंने लोक नाट्य बहुत सारे लिखे हैं। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विद्यार्थी पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत से लेख लिखे हैं और बहुत सारे लोकगीत भी उन्होंने बनाए हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में से हैं चल खुश रहो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो। यह सीरियल जी टीवी पर भी बहुत फेमस हुआ था और इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेख जिन्हें हिंदी से दूसरी भाषा में अनुवाद किए हैं। गद्य संबंधी इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का उपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका हमसे यह कहना चाहती है कि हमारे पास में सीमित साधन होते हैं, उन सीमित साधनों का सदुपयोग करके हम उससे लाभ कमा सकते हैं। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उन सीमित साधनों से हमें किस प्रकार से लाभ होगा और किस प्रकार से हम इसका एक उचित प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं यह पाठ। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। इसमें एक राजा था और राजा बहुत धनी था। उसकी 4 बेटियां थीं, उसे बेटा नहीं था। इसलिए उसे बहुत चिंता होती थी कि मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो उसने सोचा कि मेरी 4 बेटियों में से सबसे बुद्धिमान बेटी कौन है जिसे मैं अपना पूरा राजपाट सौंप सकूंगा। वह बहुत विचार करने लगा और विचार करते करते उसे आखिरी में एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इसे मांगूंगा तब तुम मुझे वापस ला देना। ऐसे ही सभी बेटियों को उसने 100-100 दाने दिए और कहा कि इसे बहुत संभाल कर रखना, जब मैं तुम्हें मांगूंगा 5 साल बाद तब मुझे यह वापस लौटा देना। गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने घर में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रही तो क्या,
हुआ भंडार से लेकर दे दूंगी। पहली बेटी ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे ऐसा लगा, अरे ये तो 100 दाने ही है। अगर 5 साल बाद पिताजी को ये थोड़ी याद रहेगा कि मैंने 100 दाने दिए थे, और अगर याद भी रहेगा तो मैं भंडार गृह से लाकर दे दूंगी। भंडार गृह मतलब गोदाम, जहाँ पर हम अपने घर का सामान स्टोर करके रखते हैं, जिसे स्टोर रूम कहा जाता है। तो वहाँ से वह लाकर दे देंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकनी में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब दूसरी बहन ने बहुत जतन से संभाल कर उसे एक मखमल के कपड़े में लपेटकर बड़ी सुरक्षा से उसने एक छोटी सी संदूकनी का अर्थ होता है छोटी सी पेटी, उसने उस पेटी में बड़े संभाल कर उसे मखमल के कपड़े में लपेट कर रख दिया। और उसने सोचा कि जब 5 साल हो जाएगा तब मैं यह दाने वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी बेटी सोचती रह गई कि इसे मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। चौथी बेटी बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था और उसे गेहूं के दाने भूनकर खाने में बड़ा मज़ा आता था। तो उसने क्या किया, उन दानों को भुनवा लिया और खा लिया, और खाकर वह खेलने में मगन हो गई। आगे की कहानी में देखेंगे, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूँ दाने ऐसे ही नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उसे सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब तीसरी राजकुमारी थोड़ी समझदार थी। पहले तो उसको बहुत दुविधा में थी वो, कि वह सोचने लगी पिताजी ने ये जो दाने दिए हैं वह यूं ही तो नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो पहले तो उसने बाकी बहनों की तरह सोचा, इसे मैं संभाल के रख दूँ या इसे मैं फेंक दूँ, यह वह सोचने लगी। फिर उसने अपने खिड़की के पीछे वाली ज़मीन पर वह दानों को बो दिया। बोना मतलब उसकी फसल उगा दी और उसकी देखभाल की, और कुछ समय बाद उसमें से फसल आई। फिर उसमें से उसने दाने निकाले और 100 दाने के बहुत सारे दाने बन गए। फिर उस दानों को उसने फिर से बो दिया। ऐसे करके वह 5 साल तक के निरंतर यही कार्य करती रही, और आखिरी में 5 साल के अंत में उसके पास में ढेर सारा अनाज तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? अब राजा ने जब उन्हें बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें 5 साल पहले कुछ दाने दिए थे, लाओ अब मुझे वापस लौटाओ, कहाँ है वे दाने? तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। अब बड़ी जो राजकुमारी थी, जिसने क्या किया था, खिड़की से बाहर दानों को फेंक दिया था, वह दौड़ कर गई और भंडार गृह से, स्टोर रूम से उसने गेहूं के 100 दाने लाकर राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो वो राजा उनसे पूछ रहा कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुमको 5 साल पहले 100 दाने दिए थे, वही है? तो पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, एकदम से हाँ कह दिया उसने।
मगर राजा ने फिर कड़क आवाज में पूछा, यानी जोर से चिल्लाकर पूछा। तब उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने ये बता दिया कि मैं खिड़की से मैंने इन दानों को फेंक दिया था और मैं अभी भंडारगृह से लेकर आई हूँ। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकनी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब दूसरी राजकुमारी से पूछा राजा ने, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो वह भी गई और अपनी जो मखमल में लपेटी हुई संदूकनी है वह ले आई। और जब उसने उस संदूकनी को खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें से जो पूरे दाने थे वह पूरे दाने सड़ चुके थे। अब 5 साल तक के किसी भी अनाज को अगर हम कहीं पर बंद करके रखेंगे तो वह तो सड़ ही जाएंगे। अब तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तो तीसरी ने जवाब दिया, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। अब तीसरी ने तो वहाँ तभी जवाब नहीं दिया, बोला उसके लिए तो आपको मेरे साथ में जाना पड़ेगा, परंतु मैं आपको वो उस जगह पर कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार गृह में पड़े हुए हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हो। अब वो छोटी बच्ची थी, इसलिए वह बहुत प्यार से लाड़ से पली हुई थी, इसलिए उसने दुलरा कर कहा कि क्या पिताजी आप भी उन दानों के पीछे पड़ गए, उसका कोई कीमत है क्या? ऐसे तो बहुत सारे दाने हमारे भंडार गृह में पड़े हुए हैं और आपको तो पता ही है कि मुझे गेहूं के दाने भूनकर खाने में कितना मज़ा आता है। और आप भी पिताजी, वो अपने पिताजी को बोले, किन किन चक्रों में पड़ जाते। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा ने सोचा, अरे सभी ने मेरे दानों को बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा? चारों में से उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी सी उम्मीद थी। अब तीनों ने तो पूरे दानों को बर्बाद कर दिया, तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रह गई कि क्या होगा। तो उसकी उम्मीद सिर्फ तीसरी वाली राजकुमारी से थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ चल पड़ा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब राजा ने रथ तैयार कर लिया। रथ पर वे लोग सवार होकर आगे बढ़ने लगे। जो रथ था वो नगर से पार होते होते खेत की तरफ चलने लगा। तो राजा ने एकदम से पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? आखिर तुमने वो दाने कहाँ रखे हुए हैं? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भुट्टा होता है कौन, उसी प्रकार से गेहूं की भी छोटी छोटी बालियां होती है भुट्टे के समान। तो वह राजा ने देखा कि एकदम हरा भरा खेत लहरा रहा था और उसमें छोटी छोटी बालियां यह एकदम झूम रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वे 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब राजकुमारी ने एकदम से जवाब दिया, जब राजा उसकी तरफ एकदम अचरज से देख रहा था। तो राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं जो आज लाखों दानों में परिवर्तित हो गए हैं। मैंने उनको बो दिया था, आज वह ऐसी फसल में परिवर्तित हो गए। परिवर्तित मतलब बदल गए हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया,
तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब राजा ने उस राजकुमारी को गले लगा लिया और उसे कहा कि तुम ही मेरे राज्य की उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी यानी मेरे बाद अधिकारी, मेरे बाद राजा बनने योग्य, मेरे बाद मेरे राज्य की देखभाल करने के योग्य तुम ही हो। तो बच्चों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारे पास में कुछ भी साधन है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। अपनी युक्ति से, मतलब अपने दिमाग लगाकर, अपनी होशियारी से हमें उसे अच्छी चीज़ों में परिवर्तित करना चाहिए, जिससे हमें उसका लाभ हो सके। तो बच्चों, आप लोगों को यह कहानी समझी होगी। तो इस कहानी के बाद आपको अगले पीरियड में मैं इसकी कृतियाँ करवाऊँगी। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।